दूसरा इम्तिहान हो गया आपका, है ना? कैसा रहा? मार्क्स बढ़िया नहीं आया, बाकी पेपर तो अच्छा ही जाता है अपना, है? ये सही है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, है ना? मार्क्स से अभी कोई ज्यादा ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, पढ़ते रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे। कंपटीशन क्या अपने आप ही कम होता जाता है, ठीक है ना? धीरे धीरे लोग बाग ऑटोमेटिकली गायब होते जाएंगे, आप तो बस पढ़ते रहो, चुपचाप पढ़ते रहेंगे, ऑटोमेटिकली जब मैदान में रहेंगे 10 लोग तो उन्हीं में से कोई जीतेगा, है ना? अभी 100 दिखते हैं ना, तो 10 ही रहते हैं फिर लास्ट में, बस खेल वही है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना? चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पाई बॉन्ड्स के ऊपर डिस्कशन कर लिया था, ठीक है? पाई बॉन्ड्स पे एक दो क्वेश्चन और बोल दे रहा हूं मैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज in which of the following species number of p pi and number of d pi bonds are equal? In which of the following species number of p pi and number of d pi bonds are equal? Number of p pi and number of d pi bonds are equal. पहला ऑप्शन लिखेंगे CO2, पहला ऑप्शन लिखेंगे CO2, अगला ऑप्शन लिखेंगे SO2, अगला ऑप्शन लिखेंगे SO2, अगला ऑप्शन लिखेंगे SO3 और लास्ट ऑप्शन लिखेंगे, अगला ऑप्शन लिखेंगे PO4 3- फॉस्फेट आयन, है ना? PO4 3-। गमछा बांधे बांधे कहां से आ रहे हो भाई तुम लोग? धूप से बचने के लिए? है विधायकी का पर्चा भरने गए थे? हाँ, ये भी हो सकता है। चलिए, क्या आंसर होगा बेटा इसका? SO2 बिल्कुल सही है। SO2 में दो पाई बॉन्ड है, जिनमें से एक पी पाई है और एक डी पाई है। अगला क्वेश्चन लिखे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज only d p pi type of bonds are present? In which of the following species only d p pi type of bonds are present? Only d p pi type of bonds are present. ठीक है, ऑप्शन वही चारों हैं। करेक्ट आंसर फोर्थ, बिल्कुल ठीक है। करेक्ट आंसर इज फोर्थ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसमें जो भी पाई बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा बेटा? डी पाई पी पाई, बिल्कुल सही है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने सीखा, पाई बॉन्ड हम लोगों ने सीखा। अब हाइब्रिडाइजेशन में और दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन के केसेस बनते हैं। एक ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन बनता है और एक चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन बनता है। तो आइए उसके ऊपर बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के अंदर जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो ये क्या है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, उस पर बात करते हैं। याद करिएगा, केमिकल बॉन्डिंग जब हम लोगों ने शुरू किया था, लुईस ऑक्टेट थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी, उसके ड्रॉबैक्स पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाइपरवैलेंट, हाइपोवैलेंट वगैरह वगैरह। उसमें एक लास्ट केस पढ़ा था ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, और इनके बारे में हमने पढ़ा था कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। मतलब इनके पास एक ना एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो मतलब अगर किसी के पास भी इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग में 1 3 5 7 ऐसे टाइप के नंबर आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब ध्यान सुनना, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है, अभी तक जब हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा तो हमारा एच का वैल्यू या तो 2 आ रहा था, या 3 आ रहा था, या 4 आ रहा था, या 5 आ रहा था, ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा था। जब भी एच का वैल्यू 2 होता था तो हाइब्रिडाइजेशन sp, यहां बोलते थे sp2, यहां बोलते थे sp3, यहां बोलते थे sp3d एंड सो ऑन। ये जो नंबर आ रहे थे ना हमेशा, ये नंबर हमेशा आपको कैसा मिल रहा था बेटा? होल नंबर मिल रहा था ना, पूरा नंबर मिल रहा था। इसका मतलब क्या होता था कि H का वैल्यू 2 होने का मतलब, या sp हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब क्या होता था कि मिक्सर के अंदर एक S और एक P जाएंगे। अगर वैल्यू ऐसा मिल रहा था, इसका मतलब होता था एक S और 2 P मिक्सर में जाएंगे। अगर ऐसा होता था, इसका मतलब होता था एक S और 3 P मिक्सर में जाएंगे, ठीक है? पर कई बार क्या होगा कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर H का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा बेटा? 3.5 ऐसा वैल्यू आ जाएगा। अब ये 3.5 जो आया, ये किस किस के बीच में आया? 3 और 4। ये होल नंबर है या फ्रैक्शनल नंबर है बेटा? फ्रैक्शनल। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 ऑर्बिटल तो पूरे और एक ऑर्बिटल आधा मिक्सर में जाएगा। मतलब इसका ये हुआ
कि अगर मैं बोलूं ये sp2 है ये sp3 है तो इन दोनों के बीच का ये केस है, मतलब ये होना चाहिए sp2.5। sp2.5 का मतलब क्या हो गया, एक s पूरा, एक p और ये जो pz था इसका आधा अपन ने मिक्सर में डाल दिया और आधा मिक्सर से बाहर रख लिया। ऐसा थोड़ी हो सकता, जूस थोड़ी बना रहे हो है कि आधा केला काट के डाल दिया आधा बचा लिया, ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है। अभी देखो जाएगा तो पूरा वरना नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये जो ऑर्बिटल जाना चाहिए या तो ये पूरा मिक्सिंग में जाना चाहिए या जाना ही नहीं चाहिए। ऐसा h का वैल्यू 3.5 या 2.5 या 4.5 ऐसा डेसिमल में नहीं आना चाहिए, या तो इसका वैल्यू 3 आना चाहिए या 4 आना चाहिए। तो जब भी ऐसा वैल्यू आएगा ना 3.5 या 2.5 या 4.5 तो आपको क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ करने के दो तरीके होंगे, या तो लोअर नंबर पे राउंड ऑफ किया जाएगा या फिर हायर नंबर पे राउंड ऑफ किया जाएगा। अब कब लोअर पे राउंड ऑफ करेंगे और कब हायर पे राउंड ऑफ करेंगे, इसकी दो केसेस पढ़ेंगे हम लोग। अभी लिखवाऊंगा, अभी कुछ लिखना नहीं आपको। और उसके लिए आपको क्या देखना होता है, ईएन, सेंट्रल एटम का ईएन और साइड एटम का ईएन। आपको क्या देखना होता है बेटा, सेंट्रल एटम का ईएन और साइड एटम का ईएन, और आपको रेफरेंस मान के चलना है साइड एटम को। अगर साइड एटम का ईएन ज्यादा तो आप हायर वैल्यू पे राउंड ऑफ करोगे, ज्यादा वाली वैल्यू पे, और अगर साइड एटम का ईएन कम तो आप लोअर वैल्यू पे राउंड ऑफ करोगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो आइए अब इसी को डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया आपको CF3, और CF3 में सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन, साइड एटम कौन है, फ्लोरीन। जरा इसका H इज इक्वल टू हाफ B प्लस M माइनस C प्लस से लगाइए तो यहां आ जाएगा 4 + 3 और इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, 3.5। 3.5 आया तो बताइए ये होल नंबर है या ऑड इलेक्ट्रॉन है बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा 2, 3, 4, 5 आता तो होल नंबर होता, और जब भी ऐसा 2.5 या 3.5 आए समझ जाना पहली बात तो कि ये कौन सा टॉपिक आ गया है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाला। और जब ऐसा नंबर आया तो इसको ऐसे रख नहीं सकते, या तो इसको 3 बनाएंगे या इसको 4 बनाएंगे। अब मुझे देखना है कि यहां पर सेंट्रल और साइड में से किसका ईएन, साइड का ईएन बताना है। साइड का ईएन ज्यादा है या कम है, ज्यादा, और साइड का ईएन ज्यादा है तो इसको ज्यादा वाले पर राउंड ऑफ करके 4 मान लेंगे, और 4 मान लेंगे तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। और लेकिन अगर मैंने आपको एग्जांपल दे दिया CH3 तो अब इसमें पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे आप, और इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो H का वैल्यू कितना आएगा, 3.5, और 3.5 आने का मतलब है कि यहां पर ये ऑड इलेक्ट्रॉन है। अब इसको या तो लोअर पे राउंड ऑफ करोगे या फिर हायर पे। अब मुझे बताओ सेंट्रल और साइड में से साइड का ईएन ज्यादा है कि कम है, कम है। ये 2.5 है, 2.1 है, तो ईएन कम है तो आप इसको लोअर पे राउंड ऑफ करोगे और मान लोगे 3, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो हेडिंग डाल लेंगे सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, और इसको स्टार्ट करते हैं केस 1 के साथ। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, केस 1 के लिए लिखिएगा, if En of side atom, if En of side atom is less than, if En of side atom is less than En of central atom, if En of side atom is less than En of central atom, then the unpaired electron, then the unpaired electron is considered as nothing. Then the unpaired electron is considered as nothing. ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा। पहला केस हम लोग क्या ले रहे हैं कि साइड एटम का ईएन क्या है, कम। अब इसको समझते हैं, जो स्टेटमेंट लिखा गया इसका मतलब क्या है। देखो CH3 एक एग्जांपल दिया गया आपको, ठीक है। अब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाएंगे तो बेटा कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, और हाइड्रोजन कितने आए, 3। तो 3 हाइड्रोजन ने तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया, और एक क्या बच गया बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताइए यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 3, और इस अनपेयर्ड को अगर मैं लोन, अच्छा एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और यहां कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये पूरा लोन पेयर है कि आधा है, इसका मतलब यहां पर लोन पेयर की वैल्यू आप क्या मान के चलोगे, 0.5, और जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो H का वैल्यू कितना आता है, 3.5, और 3.5 आया मतलब ये नॉर्मल केस है, ऑड इलेक्ट्रॉन वाला केस, ऑड इलेक्ट्रॉन। इसी को आप उससे कर लो, H इज इक्वल टू हाफ B प्लस M,
माइनस सी प्लस ए से, दोनों से आंसर वही आएगा। अब अपन ने क्या बोला कि यहां पर आपको ईएन देखना है, किसका, सेंट्रल का और साइड का। क्या साइड एटम इसमें हाइड्रोजन है या नहीं है बेटा, है। साइड एटम का ईएन ज्यादा है कि कम है, कम है, तो आप इसको हायर पे राउंड ऑफ करोगे कि लोअर पे, लोअर पे, तो क्या मानेंगे इसको 3। और 3 मानने के लिए क्या मुझे ये 0.5 को हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हमने वही स्टेटमेंट लिखा है कि अगर साइड एटम का ईएन कम है तो ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसको अभी आपने आधा लोन पेयर माना है उसको कंसिडर करेंगे नथिंग, मतलब मानेंगे ही नहीं उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज नथिंग, कुछ भी नहीं मानेंगे उसको, होगा, ऐसा नहीं कि वो रहेगा, नहीं रहेगा, लेकिन उसको कुछ माना नहीं जाएगा। और जब माना नहीं जाएगा तो कहानी समझेगा, ये वाला केस हो गया गड़बड़। आप इसको h के वैल्यू का मान लेंगे बेटा 4, और इसको अगर हम सही कर दें तो कैसे सही कर देंगे, सिग्मा 3, और लोन पेयर की वैल्यू क्या मान ली जाएगी बेटा 0, h का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, सॉरी 3 लिखना है, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, यहाँ पर आएगा 3, ठीक है ना। और अपन इसको क्या मान लेंगे 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। sp2 की इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा मुझे बताइए पोजीशन कितनी तैयार की गई है, 3, साइड एटम भी कितना है, 3, तो साइड एटम भी 3 है, मतलब कोई लोन पेयर नहीं आएगा, और कोई लोन पेयर नहीं आएगा इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी होगी, मतलब यहां पर भी क्या आ जाएगा बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। अब मुझे बताइए अगर इसका डायग्राम बनाना हो तो सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन, अपने आसपास कितनी पोजीशन तैयार करी, 3, और तीनों पे क्या हाइड्रोजन 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 आया कि नहीं आया, आया। अब वो अनपेड इलेक्ट्रॉन कहां है, कहां है तो, पर है कहां, मानेंगे भी, मतलब इसमें नहीं मानेंगे, हाइब्रिडेशन में वो इलेक्ट्रॉन है। मुझे बताइए इसका हाइब्रिडेशन कौन है, sp2, समझना ये बात को, है ना। फिर वो क्या ऑर्गेनिक में जो ऑर्बिटल डायग्राम की बात चलती है तो वहां फिर दिक्कत होती नहीं, तो आपको sp2 का मतलब है ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 में मान लो s के साथ px और py आया होगा, तो ये जो ट्राइंगल बना है ये xy प्लेन पर बना है, बोर्ड वाले प्लेन पर बना है, x और y। क्या अभी pz भी होगा एक, अरे sp2 के बाद एक p बचा हुआ है, वो pz कैसा होगा, बाहर और अंदर, वो एक इलेक्ट्रॉन उधर बैठा हुआ है, कहां बैठा हुआ है, pz में, है ना। वो जो दो लोब बने ना, ऐसा एक बाहर की तरफ, पी का शेप कैसा होता है, डंबल, तो डंबल ऐसे निकाल दीजिए कार्बन से, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अपन बोर्ड पे दिखाने के लिए, बोर्ड पे दिखाने के लिए अपन ऐसा दिखा देंगे कि ये समझ लो एक बोर्ड से बाहर है और एक बोर्ड से अंदर है, और ये वो जो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो ऐसा होगा। पर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में बैठा है या प्योर पी ऑर्बिटल में बैठा है, प्योर पी ऑर्बिटल में बैठा हुआ है। ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है, लेकिन ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, प्योर ऑर्बिटल, मतलब अपन ने उस इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 पे, पहले काम करें केस नंबर 1 को लिख लें आप फटाफट। तूफानी रफ्तार से हाथ चलाएंगे। चलो बेटा ना, केस नंबर 2 के लिए स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा, लिखते जाओ, ये बोर्ड पे ही है, ठीक है ना। लिखिएगा, इफ
En of, if En of side atom is more than, if En of side atom is more than En of central atom, if En of side atom is more than En of central atom, then the unpaired electron, then the unpaired electron is considered as a lone pair. Then the unpaired electron is considered as a lone pair. चलिए ना, यहां पर ध्यान देंगे, केस आपके सामने लिखा हुआ बेटा, CF3 हमने एज एन एग्जांपल लिया। CF3 में कार्बन के वैलेंशन में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? चार। चार में से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी तीन ने फ्लोरीन के साथ क्या बना लिया बेटा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा 3, आधा लोन पेयर, इसलिए हाफ लिख दिया। सॉल्व करा तो H इक्वल टू 3.5 आया, लेकिन हमें ये समझ में आना चाहिए कि 3.5 आंसर नहीं होना चाहिए, आंसर या तो 3 होना चाहिए या 4 होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा बेटा? En साइड एटम इस बार कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई होता ही नहीं है, तो साइड एटम का अगर En ज्यादा है तो आप इसको किस पे राउंड ऑफ करोगे? लोअर वैल्यू पे या हायर वैल्यू पे? हायर। तो अपन H का वैल्यू क्या मान लेंगे? 4। अब H का वैल्यू 4 मान लिया, इससे कैसे प्रूव करें? ध्यान से देखिएगा, सिग्मा था 3, लोन पेयर पहले आपने कितना मान रखा था? आधा। अब मुझे इसको अगर 4 बनाना है तो मुझे इसको आधा मानना पड़ेगा या 1 बनाना पड़ेगा? 1। मतलब आप जो अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसको आप आधा मान रहे थे उसको आप क्या मानोगे बेटा? पूरा लोन पेयर मान के चलोगे। और यहां पर H का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? 4। 4 का मतलब हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। sp3 में इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होती है बेटा? टेट्राहेड्रल। वेरी गुड। और इसमें पोजीशन तैयार हुई 4, साइड एटम आए 3, तो एक क्या आएगा? लोन पेयर। अच्छा, वो लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन वाला होगा या 1 इलेक्ट्रॉन वाला होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वाला। माना 2 का है लेकिन है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए शेप कैसा बन रहा होगा? पिरामिडल। एक लोन पेयर आने पर तो बनता पिरामिडल। कार्बन ने अपने आसपास कितनी पोजीशन तैयार करी? 4। 4 में से 3 पोजीशन पे कौन आ गया बेटा? फ्लोरीन। और एक पोजीशन पे कौन आएगा? लोन पेयर। तो वो लोन पेयर जो है उसको हम लोग यहां पर डिसाइड कर देते हैं, दिखा देते हैं इस तरह से ना। ये कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास? एक। एक अनपेड इसके पास भी। अभी आप देखते जाएंगे, 2 और एग्जांपल हम लेंगे, सबके पास एक एक अनपेड होगा। फिर वो अनपेड का भी आगे यूज आएगा डाइमर बनाने में। ठीक है, नोट कर लें इसे। नहीं, ये हाइब्रिड में बेटा। हाइब्रिडाइजेशन कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने? 4 बने ना। तो 1 2 3 4। ये वाला अनपेड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड में, CH3 वाला प्योर में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 एग्जांपल और दे रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए। 2 एग्जांपल आपके सामने, CH3 CF3। इसके अलावा 2 एग्जांपल आपको सॉल्व करने हैं। एग्जांपल है NO2 और ClO3। एग्जांपल नंबर 3 NO2 और एग्जांपल नंबर 4 ClO3।
इसका NO2 का और ClO3 का, दोनों सॉल्व करने बेटे। चले आइए इधर सॉल्व करते हैं ना। इसके लिए H की वैल्यू निकालते हैं। H का फॉर्मूला क्या है बेटा, हाफ V प्लस एम माइनस C प्लस ए। तो ये हाफ 5 प्लस 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2.5। और H का वैल्यू जो है यहां पर माना जाएगा 3, क्योंकि जो साइड एटम है उसका EN क्या है, ज्यादा। अच्छा, sp2 होने का मतलब है सेंट्रल एटम नाइट्रोजन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी, 3। इधर ध्यान देते जाएगा 2 मिनट के स्ट्रक्चर काम के इसके, ठीक है ना। sp2, ठीक है। sp2 का इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होता है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये हमने लिख दिया ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। इसके अलावा पोजीशन कितनी तैयार हुई है, 3। साइड एटम कितना है, 2। एक लोन पे रहेगा। ट्राइगोनल प्लेनर में अगर एक लोन पे रहता है तो कौन सा शेप बनता है बेटा, वी शेप, बेंड शेप या फिर एंगुलर शेप। अब स्ट्रक्चर पे जरा फोकस करिएगा। नाइट्रोजन ने 3 पोजीशन तैयार करी ट्राइगोनल प्लेनर में। साइड एटम कितने आ रहे, 2। और साइड एटम कौन है, ऑक्सीजन। मतलब एक ऑक्सीजन यहां लगा दो, एक ऑक्सीजन यहां लगा दो। क्या ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है कि डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड। तो यहां पर ऑक्सीजन ने यहां पर डबल बॉन्ड बना लिया, यहां डबल बॉन्ड बना लिया। और बताइए एक जगह जो खाली है वहां पर कौन आएगा, लोन पेयर। तो लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन वाला है या 1 इलेक्ट्रॉन वाला, 1 इलेक्ट्रॉन वाला। तो यहां पर अपन लगा देंगे लोन पेयर और 1 इलेक्ट्रॉन वाला। क्या ये स्ट्रक्चर सही है, गलत है। क्यों गलत है, नाइट्रोजन 4 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। मैंने आपको पहले बोला सबसे ज्यादा बार गलती अगर बच्चे किसी के स्ट्रक्चर में करते हैं तो नाइट्रोजन है, ये ऐसा नहीं बनेगा। यहां पर आएगा बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड आएगा, कोऑर्डिनेट। तो सर नाइट्रोजन 3 तो कोवेलेंट बना सकता था। अरे तो 3 कोवेलेंट बना लेता तो फिर इसका ऑक्टेट थोड़ी पूरा होता। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन याद करें, समझिएगा ध्यान से ना इन बातों को। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 और 2p3, 1 2 3, ये होता है स्ट्रक्चर। अच्छा, अगर इसका ये स्ट्रक्चर है तो नाइट्रोजन के पास कितने अनपेड होते हैं, 3। तो 3 की पेयरिंग उसको करानी है, मतलब वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड यहां बना लिए, 2 अनपेड की पेयरिंग तो यहां हो गई, और 1 अनपेड ये बचा हुआ है, ये उसका अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और ये जो लोन पेयर है इसकी मदद से वो क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां बना है। अच्छा मुझे बताओ, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो नाइट्रोजन ने तो डोनर की तरह काम कर दिया। एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन। डोनर के पास क्या होना चाहिए था, लोन पेयर। एक्सेप्टर के पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल, खाली डब्बा। क्या ऑक्सीजन के पास डब्बा खाली है, वेकेंट ऑर्बिटल मतलब डब्बा पूरी तरह से खाली। ऑक्सीजन के पास तो पूरी तरह से खाली डब्बा है ही नहीं। तो फिर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक्सेप्ट कैसे करेगा, ये सवाल है। और ये बहुत बार काम आएगा आपको ये बात, तो ध्यान सुनना। क्या फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है कि नहीं होता, होता है। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑक्सीजन है कि नहीं है, क्योंकि ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होती है, लेने की होती है, लेने की। अरे जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, वो इलेक्ट्रॉन लेने का कोई भी मौका जाने नहीं देगा। ये इलेक्ट्रॉन लेने का कोई भी मौका जाने नहीं देगा। अब वो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इसके बाद जगह ही नहीं थी लेने की, तो जगह बनाता है, इसको करता है बैक शिफ्ट, और डब्बा क्या कर लेता है, खाली। डब्बा खाली करेगा तो फिर ये लोन पे ले सकता है कि नहीं ले सकता, ले सकता है। मतलब ऑक्सीजन लेने का मौका जाने नहीं देगा। और इसीलिए ऑक्सीजन को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि जीवन में एक बार ले सकता है लोन पेयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन जीवन में एक बार लोन पेयर ले सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार काम में आएगी। कैसे काम में आएगा, ये इसने अपना ऑर्बिटल क्या कर लिया बेटा, वेकेंट कर लिया। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो क्या ऑक्सीजन ने तो ये कारनामा करा, सर फ्लोरीन भी तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सर फ्लोरीन ये कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, उसके यहाँ पहले से इलेक्ट्रॉन होता है, तो जगह बनाएगा तो बनाएगा कैसे, एक डब्बे में 3 थोड़ी भर देगा, वो नहीं हो सकता। ठीक है, एक मैन में 2 ही तलवार रहती, तीसरा आया मतलब दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हाँ। तो चलिए आइए, यहां पर ये कंडीशन है। तो ऑक्सीजन की कहानी अपन ने समझी कि ऑक्सीजन लोन पे ले सकता है कि नहीं ले सकता है, ले सकता है। ठीक है, अब ये इसने लोन पे ले, ये स्ट्रक्चर बन गया किसका, NO2 का। NO2 के अंदर ध्यान रखेंगे, आगे बात समझो। ये पॉइंट किसी को अलग से लिखना होगा तो लिख लेना ना। तो अब मैं आगे बस इतना ही बोलूंगा कि ऑक्सीजन को वरदान प्राप्त है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक बार ये लोन पे ले सकता है। इतना ही बोला जाएगा, आगे जब भी यूज करेंगे इस बात को। ठीक है, अब आइए आते हैं ClO3 पे।
ClO3 की बात करें बेटा, क्लोरीन का जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे तो H का वैल्यू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस से करेंगे तो 7 प्लस 0 आ जाएगा और यहां पर आएगा बेटा 3.5। साइड एटम का En ज्यादा है तो हायर वैल्यू पे राउंड ऑफ करेंगे तो H का वैल्यू आएगा 4 मतलब हो जाएगा sp3। sp3 की इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, एक लोन पेयर आएगा बेटा, यहां पर पोजीशन तैयार हुई है, 4 साइड एटम आए 3, तो ये बनेगा पिरामिडल। अब जरा स्ट्रक्चर बनाते ध्यान से देखिएगा, क्लोरीन ने अपने आसपास कितनी पोजीशन तैयार की, 4 साइड एटम आए 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल या डबल बेटा, डबल। तो यहां पर बना पाई बॉन्ड, यहां बना पाई बॉन्ड, यहां बना पाई बॉन्ड और यहां पर कौन आ गया बेटा, लोन पेयर। कितने इलेक्ट्रॉन वाला, 1 इलेक्ट्रॉन वाला। ये स्ट्रक्चर है, नोट डाउन करिए। इसमें पाई बॉन्ड 3 बन रहे हैं, याद करिए हमने टाइप ऑफ पाई बॉन्ड सीख रखे हैं, पी पाई पी पाई या डी पाई पी पाई। इसके बारे में अगर कमेंट करना तो बताइए कौन से टाइप के पाई बॉन्ड होंगे। ये सारे पी पाई डी पाई है ना, क्योंकि sp3 हो चुका है तो p इसके पास खाली नहीं है। तो सेंट्रल एटम तीनों में डी 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 यूज करेगा और ऑक्सीजन हमेशा p ऑर्बिटल लेके आता है, मतलब तीनों पाई बॉन्ड डी पाई पी पाई टाइप के होंगे। क्या हो गया भाई, ठीक है। अब ये डायग्राम बनाने के बाद नोट बोल रहा हूं एक लिखना स्टार्ट करेंगे। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, odd electron species having one unpaired electron, odd electron species having one unpaired electron form dimer, form dimer to pair up their unpaired electron, to pair up their unpaired electron, to pair up their unpaired electron. Odd electron species having one unpaired electron form dimer to pair up their unpaired electron. देखिए आपके सामने 4 इक्वेशन लिखी हुई है, ध्यान देने 2 मिनट है ना बेटा। अभी तक हम लोगों ने जो एग्जांपल्स पढ़े, देखो इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था और इन दोनों के पास भी एक एक क्या है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बात बताओ, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता था, ऑक्टेट के लिए या अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए, अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए। अब मान लो इनके पास अनपेयर्ड है तो भाई किसी के पास भी अनपेयर्ड है तो अनपेयर्ड अनपेयर्ड रहना नहीं चाहेगा। अरे दुनिया में आए काहे के थे, बॉन्ड बनाने के लिए। तो अगर कोई अनपेयर्ड है तो उसकी बस एक ही दिली तमन्ना ख्वाहिश आखिरी है ना, बोले तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, बॉन्ड बनाना। तो इसको क्या करना, बॉन्ड बनाना, अनपेयर्ड नहीं रहना चाहता। बाकी देखो हुआ क्या, इधर CH3 जो था, CH3 में कार्बन ने 4 अनपेयर्ड रख रखे थे, 3 के पास तो हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, बॉन्ड बना लिया, एक अनपेयर्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन इंतजार कर रहा है, कोई आएगा बॉन्ड बनाएगा, फिर इंतजार कर रहा कोई आएगा बॉन्ड बनाएगा। ऐसे दिन महीने साल सदियां बीत गई, इंतजार ही कर रहा कोई आएगा बॉन्ड बनाएगा, कोई नहीं आएगा, कोई बॉन्ड बनाने नहीं आया। अब जब कोई बॉन्ड बनाने नहीं आया तो कार्बन का ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ये CH3 के पास यहां पर भी एक अनपेयर्ड है, तो कोई और तो बॉन्ड बनाने नहीं आया, फिर इसने ढूंढा अपने जैसा, तो इस CH3 को अपने जैसा एक CH3 मिला, तो दोनों मिले। तूने बॉन्ड बनाया, नहीं। तूने बनाया, नहीं। बनाना है, हाँ। फिर दोनों ने अपने अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए एक बॉन्ड बनाया, और क्योंकि ये दोनों सेम स्पीशीज है, एक ही स्पीशीज के 2 यूनिट कंबाइन हो रहे, तो एक को क्या बोलते हैं, मोनोमर, और 2 कंबाइन हो जाए तो क्या बोलते हैं, डाइमर। तो CH3 ने अपने अनपेयर्ड की पेयरिंग कराने के लिए किसका फॉर्मेशन करा, डाइमर। अब जब ये डाइमर बना तो बताइए प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2H6, मीथेन, इथेन, सीथेन, जीथेन, जो भी आप पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से CF3 के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, एक,
इसके पास एक अनपेड था, इसके पास एक अनपेड था, इसके पास भी एक अनपेड था, इसके पास भी एक अनपेड था, इसके और इसके पास भी एक। सदियों तक इंतजार किया, कोई नहीं आया, अपने जैसा ढूंढा और बॉन्ड बनाया। तो इनके पास कोई बॉन्ड बनाने नहीं आया, तो इन्होंने अपने जैसा ढूंढ के बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाया और डाइमर का फॉर्मेशन कर लिया और अपने अनपेड की पेयरिंग कर ली। और यहां पर क्या बन गया बेटा C2F6, यहां पर क्या बन गया बेटा N2O4 और यहां पर क्या बन गया बेटा Cl2O6। ध्यान सुनते जाइएगा अभी, है ना। इनमें से ये जितने भी स्पीशीज हैं सारे के सारे, ये सारे चारों है ना, इन सबके पास शुरुआत में अनपेड इलेक्ट्रॉन थे कि नहीं थे बेटा? थे। तो इनके जो मोनोमर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक। क्यों होते पैरामैग्नेटिक? जिसके पास भी एक या एक से ज्यादा अनपेड है वो क्या होगा? पैरा। ये जब बना डाइमर जो बना, इसमें अनपेड है या पेयरिंग हो गई? इसीलिए तो डाइमर बनाया था कि पेयरिंग हो जाए। तो ये कैसे होंगे? डायामैग्नेटिक, ये बन जाएंगे डायामैग्नेटिक। इसके अलावा यहां पर आप NO2 पे जरा ध्यान देंगे तो मैंने दो इक्वेशन, मतलब दो एरो बना रखे हैं, उसमें रिवर्सिबल टाइप का, इक्विलिब्रियम टाइप का। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके एनसीईआरटी में ग्रुप 15 पी ब्लॉक के अंदर दिया हुआ है, जो हमको आगे काम आएगा। तो यहां पर क्या है कि NO2 को जब आप कूल करोगे तो N2O4 बनेगा, और N2O4 को जब आप वार्म करोगे, हीट करोगे, तो क्या हो जाएगा? ये बनेगा। देखो हुआ क्या, NO2 है गैस, ब्राउन गैस। कौन सी गैस? भूरिया। कौन है ये? भूरिया। NO2 इज ब्राउन कलर की गैस, ब्राउन कलर के गैस को अपन क्या बोलेंगे? भूरिया, भूरी गैस। तो अंग्रेजी में भूरी का जो मतलब मेल वर्जन होगा वो क्या बनेगा? भूरिया। ठीक है, तो ये जो भूरिया है ये गैस होता है। अब ये गैस होता है, तो गैस के अंदर क्या कंडीशन आएगी? ध्यान सुना, गैस के पास एनर्जी ज्यादा होती है, पार्टिकल अट्रैक्शन वीक होता है और घूमते फिरते रहते हैं। जब आप उसको कूल डाउन करोगे तो उसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो पार्टिकल पास आने लगेंगे, रुक जाएंगे, एक तरह से ठहर जाएंगे, तो ये आपस में आराम से डाइमर बना लेंगे। तो क्या बनेगा? N2O4। और N2O4 को जब गर्म करोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो वापस से मोनोमर बन जाएगा। ये जो रिएक्शन है ना, ये आपके सिलेबस में मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ N2O। जब आप पी ब्लॉक पढ़ोगे तो हमको कई रिएक्शन में प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है, उसमें N2O4 को बनाने की जो प्रोसेस है वो यही प्रोसेस है। ग्रुप 15 एनसीईआरटी के अंदर दिया है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का एक पूरा टेबल है, जिसमें आप N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 इन सबका प्रिपरेशन आपको करना है। और उनकी प्रिपरेशन में N2O4 का प्रिपरेशन एनसीईआरटी ने क्या दे रखा है? 2NO2 कूल N2O4, ये बन जाएगा। ठीक है, और ये जो NO2 है ये कौन से कलर की गैस है बेटा? ब्राउन कलर की गैस है। तो NO2 को अपन क्या बोलते हैं बेटा? ब्राउन गैस। और N2O4 के बारे में भी आप पढ़ोगे, ये कलरलेस सॉलिड होता है। कैसा होता है? कलरलेस। तो अच्छा, एक क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं, ध्यान सुनना, ट्रू या फॉल्स बताना। ऑन कूलिंग NO2, ऑन कूलिंग NO2 N2O4 इज प्रिपेयर्ड। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ऑन हीटिंग N2O4 NO2 इज ऑब्टेन्ड। ट्रू है। ऑन कूलिंग NO2 द इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर डिक्रीजेस। क्या बात समझ में आई है? ये ब्राउन कलर था पहले, कूल करने पर कलरलेस हो गया, मतलब ब्राउन कलर की इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। एंड ऑन हीटिंग N2O4 इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर इंक्रीजेस। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए, ये जो डायग्राम बने हुए इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखना भैया, इनके पास कोई और आया नहीं पेयरिंग करने के लिए, खुद के साथ पेयरिंग कर ली और अपने जैसे को ढूंढा, बॉन्ड बना लिया। आजकल बहुत कानून पास हो चुके हैं, सदियों तक इंतजार कर रहे थे। जिसे समझ में आया आनंद से, बाकी को वो देखिए। कैलिफोर्निया का होगी, और नहीं है करजे। S2P1 में एक्सचेंज होगा, P3P4 में एक्सचेंज होगा। अब ये धीरे धीरे दिमाग में चमकने चाहिए किसके बारे में बताया जा रहा है। S1P1 में एक्सचेंज होगा और P2P3 में एक्सचेंज होगा।
बॉटल में गया अलादीन। बैगन गालू, अबे बैगन आलू, बैगन गालू आजर, बैगन आलू गाजर में बैगन गालू आजर नहीं है। नहीं, DRY सर की आखिरी क्लास होगी। चले है ना। अब ये लिखने के बाद मैं क्वेश्चन आपको लिखा दे रहा हूँ, ट्रू फॉल्स वाले थोड़े से लिख लीजिएगा। ये लिख लेना है ना, ये MOP का फुल फॉर्म क्या है बेटा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, अपन हमेशा ऐसे ही लिखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा हूं, डिटरमाइन ट्रू और फॉल्स, डिटरमाइन ट्रू और फॉल्स, डिटरमाइन ट्रू और फॉल्स। पहला स्टेटमेंट लिखेगा, ऑन कूलिंग NO2, ऑन कूलिंग NO2 we get N2O4, on cooling NO2 we get N2O4। ट्रू है, बिल्कुल सही बात। अगला स्टेटमेंट लिखे, ऑन हीटिंग N2O4, on heating N2O4 the intensity of brown color, intensity of brown color decreases, false। क्या होना चाहिए था? इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर इंक्रीज होना चाहिए। अब ये लिख लेना अपने तरफ से ना, लैंग्वेज में आप उसका चाहो तो रीजन वीजन जो है लिख लेना, ताकि बाद में जब पढ़ो तो समझ में आ जाए। चले ना, अब आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। अभी हम लोगों ने यहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा। एक और यहां पर हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है बेटा? 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ध्यान सुनिएगा, कॉन्सेप्ट जो हम सीखने वाले वो कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा? 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब ये 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या है क्या नहीं, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। ध्यान सुनिएगा, जब भी ऐसा लिखा है ना 2C3, 2C का मतलब 2 सेंटर, कार्बन मत समझना इसको। पहली बार जब बच्चा ऐसा देखता है तो कार्बन सोच लेता है इसको, तो कार्बन नहीं है, ये क्या है? 2 सेंटर। अब ध्यान सुनना, 2 सेंटर का मतलब क्या है? मान लो 2 एटम है A और B, जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनना है, तो 2 सेंटर का मतलब होता है 2 एटम। 2 सेंटर मतलब 2 न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होते हैं? एटम के सेंटर होते हैं। तो 2 सेंटर मतलब 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस मतलब 2 एटम। 2 एटम के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, एक बात बताओ, सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? 2, एक इधर एक इधर। तो ऐसे बॉन्ड को बोला जाता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोला जाता है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अगर इनके बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन होता, 2 एटम के बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन आए, तो क्या बोलेंगे? 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन। और मैंने ऊपर क्या नाम लिखा है? इसका मतलब क्या निकल के आया कि 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 3। तो अगर कभी ऐसा केस आ जाए कि 2 एटम के बीच में बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं बेटा? 3। तो ऐसे बॉन्ड को अपन क्या बोलेंगे? 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। पहली बात तो ये समझिए। अब ये जो टर्म आई है, इस तरह का जो बॉन्डिंग का पैटर्न, ये नॉर्मल बॉन्ड नहीं है, अबनॉर्मल बॉन्ड है। ऐसा नॉर्मली हर जगह नहीं मिलता। तो ऐसा बॉन्डिंग का काम आया क्या, क्यों आया, उसको समझते, ध्यान समझना। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा, NO एंड ClO2, ऐसे लिखे, इन तीनों को लिख लो, NO ClO2 एंड O2 माइनस, ये तीनों लिख लीजिए। NO ClO2 एंड O2 माइनस 1 contain 2 center 3 electron bonds. NoClO2 and O2 minus 1 contain 2 center 3 electron bonds. इन सभी के अंदर 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। अब क्यों ये ऐसा होता है, या ये क्यों ऐसा कारनामा दिखाते हैं, उसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। ध्यान सुनना है ना, अभी मैं जो बता रहा हूं उसको लिखना नहीं है, अभी सुन लीजिए बस। पहला एग्जांपल मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं, और पहला एग्जांपल जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो एग्जांपल हमने कौन सा लिया? NO। अच्छा, NO का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 5। 5 में से एक तो होता है लोन पेयर, और 3 होते हैं अनपेयर्ड। तो मैंने लोन पेयर ऊपर पहले पेयर कर दिया, और बाकी 3 अनपेयर्ड है। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होते 6। 6 में से अनपेयर्ड कितने होते हैं? 2।
तो ये नाइट्रोजन के 2 अनपेड ने ऑक्सीजन के 2 अनपेड के साथ क्या कर ली, पेयरिंग, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये कौन है, लोन पेयर। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन इधर बाजू में पड़ा हुआ है, ये कौन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अकेला है। ये बॉन्डिंग में यूज नहीं हो रहे, लेकिन ये लोन पेयर है, इनका पेयरिंग हो चुका है। ये एक अनपेड अकेला पड़ा हुआ अनपेड है। अब मुझे बताओ, क्या ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है या नहीं है? है। आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करो। वैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि ये डायटोमिक है, पॉलीएटॉमिक का निकलता है, बट ठीक है, एक बार देख लेते हैं। क्या ये 2.5 आ रहा है? हाँ, 2.5 में आ गया, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन है। और ऑड इलेक्ट्रॉन में अगर एक अनपेड होता है, क्या होता है, एक अनपेड, तो वो क्या कर लेता है, डाइमर बना लेता है। ऑड इलेक्ट्रॉन वालों में अगर एक अनपेड बचता है, तो वो क्या करता है, डाइमर बनाता है। इसका ये जो अनपेड है, इसने इंतजार किया सदियों तक, कोई आएगा बॉन्ड बनाएगा, कोई नहीं आया, खुद के जैसा ढूंढा, बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड बनाएगा तो मुझे बताओ, अगर आपने एनओ का जो अनपेड है उसको अगले एनओ के अनपेड से पेयरिंग करा दी, तो बताइए मॉलिक्यूल क्या बनना चाहिए, N2O2। ये मिला ही नहीं नेचर में। अगर ये अनपेड की पेयरिंग होती तो नेचर में N2O2 मिलता कि नहीं मिलता? मिलता। जैसे बाकी सबका ये C2H6 C2F6 ये सब मिलते हैं नेचर में, तो हमें समझ में आता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। यहां पर ये N2O2 नेचर में मिलता ही नहीं है। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में डाइमर नहीं बनता। अब डाइमर क्यों नहीं बनता, अब उसका रीजन ढूंढेगा। डाइमर तब बनता जब ये इलेक्ट्रॉन जो अनपेड होता है, ये बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल होता, फ्री होता। फ्री के दो मतलब होते हैं। कितने मतलब होते हैं? दो। हिंदी में क्या क्या होता है? फ्री अबे वैसा, एक तो मुफ्त और एक मुक्त। अरे एक तो मुफ्त, हाँ, और एक मुक्त। तो हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? अगर ये इलेक्ट्रॉन, जैसे यहां पर इससे सब में पहले क्या हुआ, इन सब में ये इलेक्ट्रॉन फ्री था। फ्री था मतलब अवेलेबल था। अवेलेबल था काहे के लिए? बॉन्डिंग करने के लिए। तभी तो ये इसका भी अवेलेबल था, इसका भी अवेलेबल था, दोनों ने बॉन्डिंग कर ली। अब अगर मान लो ये अवेलेबल ही ना हो, अनपेड तो हो लेकिन अवेलेबल ना, अनपेड तो हो लेकिन अवेलेबल, अब जब अवेलेबल ही नहीं होगा तो दूसरे से बॉन्ड कैसे बनाएगा? तो यहां पर ये अनपेड तो है, अकेला तो है, पर अवेलेबल नहीं है। तो अवेलेबल नहीं है, हाँ, अवेलेबल नहीं मतलब बिजी है। तो जब अवेलेबल ही नहीं है तो इसका मतलब ये डाइमर बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? नहीं बना। और ऐसा इन सब में देखा गया, इन सब में ऐसे देखा गया, एक एक करके पढ़ेंगे ना। तो अभी मुझे बताइए, अगर ये अवेलेबल होता तो डाइमर बनता। तो अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये ऑक्यूपाइड है। अरे कोई अवेलेबल नहीं है मतलब ऑक्यूपाइड है, बिजी है पहले से। तो बिजी कहां होगा? बॉन्ड बनाने में पहले से। तो इसका मतलब है ये अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां नहीं है, ये इस बॉन्ड में पहले से घुस चुका है। बोले मैं तो पहले से बॉन्ड बना लिया, मेरे को किसी और से बॉन्ड बनाने की जरूरत थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, गड़बड़ हो जाएगा भाई। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हो गया गलत। इसका सही स्ट्रक्चर जब अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसा बनता है, ध्यान सुनना। या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन है, और नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे। ये लोन पेयर है और इसने इसके साथ करी पेयरिंग, इसने इसके साथ करी पेयरिंग। अब देखो ध्यान से, अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता, अनपेड तो है ये, लेकिन अगर ये ऐसे ही पड़ा होता अलग से, तो ये अगले एनओ के साथ डाइमर बनाता। ये इलेक्ट्रॉन पहले से ही बॉन्डिंग के मैदान में कूद चुका, इधर आ गया। क्योंकि ये फ्री होता तो डाइमर बनाता, और हमको उसका डाइमर मिला नहीं। डाइमर मिला नहीं मतलब ये पहले से ऑक्यूपाइड है। तो ऑक्यूपाइड कहां होगा? बॉन्ड बनाने में ऑक्यूपाइड होगा। और जब ये बॉन्ड बनाने में ऑक्यूपाइड होगा तो जरा इस बॉन्ड को देखिए, इसमें कितने एटम आ रहे? 2। और ये ऊपर वाली लाइन देखिएगा, केवल ऊपर वाली लाइन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 या 3? 3। तो इस बॉन्ड को क्या बोला जाएगा? 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो सर इसको क्या बोलेंगे? ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में दोनों जगह घूम रहा है, कभी इधर कभी इधर।
तो कभी ये 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, कभी ये 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, आइए आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। इसी तरह के जो ClO2 है उसको भी समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। सेकंड एग्जांपल आ गया ClO2, ध्यान सुनिएगा। Cl के आसपास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इधर एक ऑक्सीजन आया, इधर एक ऑक्सीजन आया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। माता जी की जय, बहुत बढ़िया। अब देखो इधर, ये हो गया, यहां पर हो गया डबल बॉन्ड। ये कौन हो गया बेटा? लोन पेयर। और ये क्या हो गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता, फ्री होता, तो ये आगे जाके डाइमर बनाता। डाइमर बनाता तो ClO2 का डाइमर क्या बनता? Cl2O4 नेचर में मिलता, मिला ही नहीं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, अनपेयर्ड तो है, अकेला तो है, लेकिन बिजी है ना, कहीं और ही मैदान में कूदा हुआ ये। इसका मतलब है ये डायग्राम इसका गलत है। इसका जो डायग्राम बनेगा, उस डायग्राम में यहां आएगा क्लोरीन, यहां आएगा ऑक्सीजन, यहां आएगा ऑक्सीजन, यहां आ गया लोन पेयर, यहां पर आ गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिएगा, इसके जब इलेक्ट्रॉन देख रहे हो तो 1 2 3 4, यहां पर देख लेते हैं, इसको कलर चेंज कर देता हूं। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑक्सीजन यहां पर है, 6 इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा हुआ है। ऑक्सीजन यहां पर है, 6 इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा हुआ है। इसने इसके साथ पेयरिंग करी, इसने इसके साथ पेयरिंग करी, यहां पर पेयरिंग हुई, यहां पर पेयरिंग हुई। अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर ये अवेलेबल होता तो फिर डाइमर बनाता। ये इलेक्ट्रॉन पहले से ही बॉन्डिंग के मैदान में कूद चुका है बेटा। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ चुका है और यहां पर आ गया, मतलब अभी अवेलेबल नहीं है किसी और के लिए कि ये बॉन्ड बनाए, और इसीलिए ये बॉन्ड कौन सा कहलाएगा बेटा? 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब इसमें खास बात समझिएगा, इसके लिए तो नहीं, इसके लिए समझिए। इसका अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते, कितना आता? 3.5। अब आपको समझ में आ गया ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो आप राउंड ऑफ करते साइड एटम का En ज्यादा है, तो H का वैल्यू कितना आता? 4। 4 मतलब क्या आता? क्यों हुआ ऐसा? यहां से निकालो हाइब्रिडाइजेशन। मुझे बताओ, ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। कितने सिग्मा? 2 और 1, 2 सिग्मा, 1 लोन पेयर, H का वैल्यू 3, और इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इसमें हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए था sp3। क्यों होना था sp3? क्योंकि ये जो अनपेयर था, इसको अपन मान के चल रहे थे कि ये आधा लोन पेयर, और इसको अपन ने पूरा लोन पेयर मान लिया था, तो आंसर हो गया था 4। लेकिन ये लोन पेयर तो लोन पेयर है ही नहीं, ये तो बॉन्ड पेयर आ गया है, और इसीलिए यहां पर वो जो वैल्यू था वो कम होके कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। नोट डाउन कर लेने एग्जांपल्स को, दोनों आपके सामने बने हुए। स्टेटमेंट ऑलरेडी लिखा दिया है, एग्जांपल बना लो, फिर से वो लिखा देता हूं कि वो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो फ्री नहीं होता बॉन्डिंग के लिए, वो वाली लाइन लिखवा देता हूं, ताकि बाद में जब पढ़े तो समझ में आ जाए कि क्या था। आज किसका मैच है नहीं पता? GT और SRH है। हाँ, SRH को जीतना चाहिए है। बढ़िया है, वो तो अभी तो ऐसे ही होगा ना। अभी तो कल और परसों 2 दिन जो मैच हो वैसे ही जिताते हैं ना। अभी IPL में सबको रखना रहता है ना कि ये भी पहुंच सकते हैं ऊपर, इसीलिए तो ऐसा होता है। अब आज अगर SRH हार गया तो बाहर हो जाएगा, इसलिए आज जीतेगा तभी तो बना रहेगा लीग में।
हाँ बेटा, चारों बॉन्ड में घूमेगा। कर ले नोट डाउन बेटे, फटाफट करें इसको। और इसके बाद एक नोट बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, लिखिएगा। ऑल डाइमर्स आर, बहुत बढ़िया, अच्छा। बना लिया बेटा डायग्राम हमने? चलिए नोट लिखिएगा। वो अनपेड और फ्री वाली बात लिखवा देता हूं पहले। तो लिखिएगा NO एंड ClO2, NO एंड ClO2 है ना, मतलब ये बात O2 -1 के लिए भी वैलिड है, बट अपने को मेनली जो काम आएगा वो NO और ClO2 आएगा, इसलिए उसी पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं। NO एंड ClO2 do not form dimer under normal conditions, do not form dimer under normal conditions. NO and ClO2 do not form dimer under normal conditions because the unpaired electron, because the unpaired electron is already occupied, because the unpaired electron is already occupied in two center 3 electron bond, already occupied in two center 3 electron bond, and hence is already occupied in two center 3 electron bond, and hence is not free to participate in dimer formation, and hence is not free to participate in dimer formation, and hence is not free to participate in dimer formation, to participate in dimer formation। ठीक है, चलिए ये बात हो गई बेटा इसके बारे में। अब इसके आगे कुछ और पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये तो अपने ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का जो हाइब्रिडाइजेशन का केस था वो हमने समझा। अगला जो हेडिंग आता है यहां पर वो आता है हाइब्रिडाइजेशन या चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन पे बात करते हैं हम लोग। चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो कई ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो अपने हाइब्रिडाइजेशन को क्या कर लेते हैं बेटा? चेंज कर लेते हैं। चेंज इन द सेंस कैसे चेंज कर लेते हैं, ध्यान सुनना। कोई भी स्पीशीज या कोई भी कंपाउंड जो होता है ना, सॉलिड में मिल सकता है, लिक्विड में मिल सकता है, गैसियस में मिल सकता है। ध्यान सुनना मेरी बात को, ठीक है। दो तरह के बॉन्ड्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, एक तो कोवलेंट बॉन्ड और एक आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो अगर कोई चीज स्ट्रांग है तो पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होंगे या दूर होंगे बेटा? पास होंगे। और कोवलेंट मॉलिक्यूल जो होता है उसका इंटरेक्शन थोड़ा वीक होता है, और वीक होता है तो पार्टिकल दूर होंगे। तो कोवलेंट मॉलिक्यूल में पार्टिकल दूर होते हैं और आयनिक कंपाउंड में पार्टिकल पास होते हैं। पास होते हैं मतलब सॉलिड, सॉलिड में पैकिंग पास होती है। लिक्विड और गैसियस में पार्टिकल्स दूर होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड जनरली आपको लिक्विड या गैसियस फॉर्म में मिलेंगे। किस फॉर्म में मिलेंगे? लिक्विड या गैस में। और आयनिक कंपाउंड जनरली कौन से स्टेट में मिलेंगे? सॉलिड। तो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं, ये आपके 12th बोर्ड में आएगा, क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आते ही हर बार 10 साल के पेपर उठाओगे तो 7 बार मिल जाएगा ये क्वेश्चन। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है PCl5 को लेकर। PCl5 जो है ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? PCl5 का sp3d क्या होता है? sp3d, sp3d H = 5। पर ये sp3d कब होता है? जब PCl5 गैसियस होता है। PCl5 जो है कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, और कोवेलेंट मॉलिक्यूल या तो लिक्विड या गैसियस। तो ज्यादातर कोवेलेंट आपको लिक्विड या गैसियस मिलेंगे। PCl5 उनमें से एक है कि PCl5 मैक्सिमम टाइम आपको गैस, मतलब उसका मैक्सिमम क्या, उसका नेचुरल स्टेट ही गैसियस होता है। लेकिन अगर PCl5 को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको कंप्रेस करना पड़ेगा या फिर उसके इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तो PCl5 कोवेलेंट है, गैसियस है, पर उसको आपको क्या बनाना है? सॉलिड। तो सॉलिड बनाने के लिए उसके अंदर इंटरेक्शन कैसा लाना पड़ेगा? आयनिक।
तो PCl5 गैसियस का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, लेकिन PCl5 जब आयनिक बनता है, सॉलिड बनता है, तो उसके अंदर आयनिक इंटरेक्शन होता है और वही उसकी वजह से उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है। क्या होता है, ध्यान सुना। PCl5 है, PCl5 है, ये दो मॉलिक्यूल है PCl5 के, इनके बीच में वीक फोर्स था, जिसका कोई नहीं होता उसका वंडरवॉल होता है, इनके बीच में वंडरवॉल फोर्स है। अभी ये कोवेलेंट है, और कोवेलेंट में ये कैसा है बेटा, गैसियस। तो आपसे पूछा जाए कि PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप क्या बोल दोगे, sp3d, क्योंकि ये गैसियस ही होता है, कुछ लिखा नहीं है। लेकिन अगर इसको गैसियस के बदले सॉलिड बनना है, क्या बनना है, PCl5 को बनना है सॉलिड, तो इसमें कोवेलेंट इंटरेक्शन नहीं चलेगा, आयनिक लाना पड़ेगा। आयनिक के लिए एक को कैटायन बनना पड़ेगा और एक को, और अगर कैटायन और एनायन बनना है तो चार्ज लाने पड़ेंगे, और चार्ज लाने के लिए क्या होता है, एक Cl यहां ट्रांसफर हो जाता है। अब एक Cl यहां ट्रांसफर हुआ तो यहां कौन बचा, PCl4 प्लस, क्योंकि माइनस उधर चला गया ना, और यहां पर क्या आ जाएगा, एक Cl माइनस। अब मुझे बताओ ये आयन में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। और आयन आयन का जो इंटरेक्शन होगा, प्लस माइनस का जो इंटरेक्शन होगा, इसके मुकाबले तो बहुत तगड़ा होगा। और ये जब इंटरेक्शन होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तो आपसे पूछा जाए कि PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आप बोलोगे sp3d। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सॉलिड PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आंसर बदल चुका है। ये छोटा सा जो S है, ये आंसर बदल देगा। आपको आईयूसी के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब भी ये छोटा सा एस लटका हुआ दिख जाए ना, समझ जाना आंसर में कुछ चेंज होने वाला है। क्योंकि नॉर्मली PCl5 क्या बोलेगा, गैसेस। अगर आपको एग्जाम में लिख के देता है ना PCl5 गैस, तो भी sp3d, और सिर्फ PCl5 लिख के देता है तो भी sp3d, क्योंकि नॉर्मली PCl5 वही होता है। लेकिन अगर ऐसा लिख दिया कि सॉलिड PCl5 क्या है, तो आंसर बदल चुका है। अच्छा, सॉलिड PCl5 एक्चुअल में PCl5 है ही नहीं, ये तो PCl4 और PCl6 है। तो आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि सॉलिड PCl5 के कैटायन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अब आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, हम कर चुके हैं, वो जो 20-25 एग्जांपल लिखा है तो उसमें सब लिखा चुका हूं मैं, जो अभी बताऊंगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। आपसे पूछेगा सॉलिड PCl5 के एनायन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, sp3d2। इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका शेप, ज्योमेट्री वोमेट्री जो पूछना होगा पूछ सकता है। लेकिन उस, अब आपसे एग्जाम में आया कि PCl5 सॉलिड के कैटायन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, आपको यही नहीं पता कि इसका कैटायन कौन है। अब आपको कितना हाइब्रिडाइजेशन आता हो, आप एग्जाम में खुद को बेबस, लाचार, मजबूर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखें कि अपने को अब ये समझना है कि भैया सॉलिड स्टेट में जाके इनके जो आयंस बनते हैं, अभी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमको देखने, तो उनके आयंस क्या क्या बनेंगे, उन आयंस को बनाने का तरीका मैंने आपको अभी बता दिया। क्या तरीका है कि इधर का एक उठा के उधर पहुंचा देना, इस तरह से हर केस में हम लोग आयन बनाते हुए चलेंगे। मार्केट में ये जो अभी मैं रिएक्शन लिखाऊंगा 8 आपको, ये लिखवा दी जाती है और बोल दिया जाता है याद कर लो, ठीक है। मैकेनिज्म जो है वो अपन समझ रहे हैं। यहां पर पहला एग्जांपल अपन क्या ले रहे हैं बेटा, PCl5 सॉलिड। PCl5 सॉलिड बोल दिया, इसका मतलब मुझे बताओ यहां पर सेंट्रल एटम एक है कि दो है, एक ही है। तो आपको दो मॉलिक्यूल का खेल समझ के चलना है ना, एक PCl5 इधर, एक PCl5 इधर से किसको उठाना है, Cl को। आपको साइड एटम में या तो हेलोजन मिलेगा या ऑक्सीजन मिलेगा, दो ही चीजें मिलेगी, या तो हेलोजन या ऑक्सीजन, और उसी को उठा के इधर कर देना एक को, ठीक है। मान लो दो PCl5 है, इधर का Cl उठा के इधर लगाया, तो क्या बन जाएगा बेटा, एक तो बन जाएगा PCl4 प्लस, और एक बन जाएगा बेटा PCl6 माइनस। अगर आपसे पूछा जाए इसका हाइब्रिडाइजेशन वाइब्रेशन क्या, तो क्या निकाल लेंगे क्या, हाँ। अब मैं वो लिखा नहीं रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसको रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं, अगर आप बैलेंस करेंगे तो ये कितने PCl5 का खेल चल रहा है, दो का, लेकिन अपन नॉर्मली एक से लिख देंगे, आपको समझ में आना चाहिए। LHS RHS बराबर करना, चांद सितारों सजा देंगे इसे, बोल दिया है मैंने आपको, बोर्ड्स में पूछा जाता है। ये आपको बोर्ड में एनसीईआरटी के 12th के ग्रुप 15 में पी ब्लॉक में दे रखा है। एनसीईआरटी में ये बॉन्डिंग में नहीं है, ये पी ब्लॉक के अंदर है, तो आपसे पूछा जाता है ना। आप प्रीवियस ईयर के जब पेपर सॉल्व करना चालू करेंगे तो आपको 10 में से 7 पेपरों में मिलेगा, 1 मार्क में आता है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आता है, ध्यान सुनेगा। सॉलिड PCl5 एग्जिस्ट्स एज, क्वेश्चन मार्क। आपका आंसर रहेगा सॉलिड PCl5 एग्जिस्ट्स एज PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। इक्वेशन आप लिखेंगे, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो इतना, 2 मार्क्स का हुआ तो इसका और इसका हाइब्रिडाइजेशन, 3 मार्क्स का हुआ ज्योमेट्री स्ट्रक्चर, सब वो मार्क्स पे डिपेंड करता है ना। ये चीजें सीखनी है अपने को, बोर्ड भी देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड केस पे।
सेकेंड एग्जाम्पल जो आपके सामने लिखा जा रहा है वो एग्जाम्पल है बेटा IF5 सॉलिड। ध्यान से सुनिएगा, खेल समझिए, ध्यान से इधर देखो, लिखना बंद कर दो, सुन लो पहले, है ना, चीजों को रिकॉल करें। IF5 इधर क्या बनेगा बोलो, IF4 का प्लस, और इधर क्या बनेगा, IF6 का माइनस। जबरदस्त, ये लिखा दी जाती, याद कर लो यार, ठीक है। अब इधर देखें, यहां पर बैलेंसिंग करोगे तो 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, पर मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते तीसरी इक्वेशन पे, ध्यान से देखिएगा। आपको अगला इक्वेशन दिया गया बेटा PBr5 सॉलिड। सॉलिड बोलते कहानी बदल जाएगी, ध्यान रखना। मुझे बताओ कितने PBr5 मानने दो, बोलो क्या बनेगा। यहां बनेगा PBr4 का प्लस, और यहां क्या बनेगा, PBr6 का नहीं बनेगा, यहां बनेगा Br का माइनस। सिर्फ ये बना, क्यों बना, कारण समझना, कहानी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अपन कितने PBr5 लेके चल रहे थे, 2, और अपन ने क्या बोला, यहां से एक Br माइनस उठा के यहां लगाना, यही कर रहे हैं अपन सब में। अच्छा, अगर ये इसके साथ जुड़ जाता तो क्या बन जाता बेटा, PBr6 स्टेरिक हिंड्रेंस। ये बन नहीं पाएगा, होता तो यही, अगर होता कायदे से तो यही होता। याद करो, इसके रीजन हम लोग पहले देख चुके, याद करना। केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत में एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस जब हमने पढ़ा था, तो ये 3 मैंने इस पे जोर देकर आपको ये वाले केस समझाए थे, ये दोनों, ये एग्जिस्ट करता, ये करता, ये नहीं करता। मैंने बोला था कायदे से तो उसको एग्जिस्ट करना चाहिए था, इसको नहीं करना चाहिए था, बट इसमें बताते इसमें 2 Cl माइनस है, इसमें 1 Cl माइनस, ये बड़ी मुश्किल से तो ये एग्जिस्ट करा था। अब आपने Cl के बदले कौन लगा दिया, Cl से और बड़ा Br। अब यही बड़ी मुश्किल से एग्जिस्ट करा था, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो कायदे से यहाँ PBr6 माइनस बनना चाहिए था, लेकिन वो बन नहीं पा रहा है, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और एग्जिस्ट नहीं करेगा तो बेटा ये Br माइनस यहाँ अटैक करने तो जाता है, लेकिन ये अटैक का प्रोडक्ट बन नहीं पाता है, और इसलिए PBr4 प्लस तो बन गया, और साथ में कौन मिल गया, Br माइनस। क्योंकि अगर इसको सॉलिड में जाना है तो आयनिक इंटरेक्शन तो चाहिए, तो आयन तो बनाने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले केस पर, XeF6 सॉलिड। यहां पर आप लिख लेना है ना कि PBr6 माइनस 1 डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, वो लिखेंगे अपन। XeF6, मुझे बताइए कितने मॉलिक्यूल लिए, 2, इधर का F उठा के इधर पहुंचाए, बताइए क्या बनेगा, पहले वाले में क्या बन जाएगा, XeF6 का प्लस, सॉरी XeF5 का प्लस, और यहां क्या बनेगा, XeF7 का माइनस। बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों, देखो पैटर्न भी देखना, 4 प्लस 4 प्लस, 6 माइनस 6 माइनस, केटायन केटायन, एक एनायन एक एनायन, वैसा बनते हैं। क्यों ऐसा, अच्छा चलो आप वो XeF7 माइनस बना लो पहले, तो जो बनना चाहिए था। चलो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ, निकालो निकालो, क्या आएगा, H का वैल्यू 8। क्या बात समझ में आ रही है, आपके सिलेबस का पार्ट है ही नहीं, आप तो पढ़ते ही कहां तक हो, sp3d3, ये नहीं बनेगा बेटा। अगले केस पे आइए, अगला एग्जांपल आपको दिया गया I2Cl6, ये सॉलिड या लिक्विड कैसा भी हो सकता है, और एक एग्जांपल आपको दिया गया बेटा Cl2O6 सॉलिड, ठीक है, ध्यान सुनना। अच्छा मुझे बताओ, शुरू के 4 को देखो, शुरू के 4 में सेंट्रल एटम कितने थे, 1, तो अपने को 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ रहे थे, उसमें ये 2 कर गए, ये दोनों में प्रॉब्लम थी तो इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर पाया। यहां पर पहले से ही सेंट्रल एटम कितने, 2, तो इनके 2 मॉलिक्यूल नहीं मानते, इनमें इसी मॉलिक्यूल को 2 हिस्सों में तोड़ देना है बराबर। क्या I2Cl6 को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ोगे तो क्या बनेगा, ICl3 ICl3। अब बताओ क्या बनेगा, ICl2 का प्लस और ICl4 का माइनस, याद कर लेना। Cl2O6 2 हिस्सों में तोड़ो, क्या बनेगा, ClO3 ClO3, ClO2 का प्लस और ClO4 का माइनस। अब इनमें से किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन पूछा, आप बता सकते हो, इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकलेगा, मोनो एटॉमिक है, ठीक है। 2 एग्जांपल और हैं, वो भी देख लेते हैं। आपको दिया N2O4 सॉलिड, और आपको दिया N2O5 सॉलिड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट, आज N2O4 की बात करिए।
NO2 का डाइमर है, कूल करने पर बनता है, कलरलेस होता है, भूरिया का भाई था ये ना, ध्यान रखना। अब इधर देखो N2O4 जो है, इसको दो हिस्सों में तोड़ो, दो सेंट्रल एटम है इसमें, तो NO2 एक ऑक्सीजन उधर चिपकाओ, बताओ कौन बनेगा? NO प्लस और NO3 माइनस। अच्छा, NO3 माइनस का नाम क्या होता है? कौन सा आयन है ये? नाइट्रेट। NO3 माइनस वन आयन को क्या बोलते हैं? नाइट्रेट आयन। और NO प्लस को क्या बोलते हैं? NO प्लस को क्या बोला जाता है? क्या ऑर्गेनिक में आपने नाइट्रोसो ग्रुप सुना है? NO ग्रुप इज नाइट्रोसो, और उसी पे प्लस आ रहा है, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रोसो। NO को नाइट्रोसिल भी बोलते हैं ऑर्गेनिक में, तो नाइट्रोसिलियम या नाइट्रोसोनियम बोला जाता है। ध्यान सुनना, इस कंपाउंड का नाम है नाइट्रोसोनियम नाइट्रेट। नाइट्रोसोनियम नाइट्रेट, ये काम का है ये आगे काम आएगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे वहां पर लिगेंड्स के बारे में अपने को पढ़ना होता है, तो लिगेंड्स के अंदर ये एक लिगेंड है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स। आज मैंने आपको एक बताया भूरिया, ब्राउन गैस, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स आएगा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, वहां काम आएगा। आपके सिलेबस में दो भूरे हैं, एक ब्राउन गैस और एक ब्राउन कॉम्प्लेक्स। ब्राउन गैस इज NO2, ब्राउन कॉम्प्लेक्स में ये काम आएगा, ये पार्टिसिपेट करता है उसमें, और भी बड़ा फॉर्मूला होता है, आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसको बताओ, दो हिस्सों में तोड़ो, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, नहीं टूटेगा बराबर, कम ज्यादा में ही टूटेगा ये। तो कम वाला केटायन, कम वाला केटायन, ज्यादा वाला एन। और यहां फिर दो बराबर हिस्सों में तोड़ भी लोगे तो कैसे तोड़ोगे बताओ? हाँ, NO2.5 और NO ऐसे तोड़ोगे तो कितना पास कर देंगे? आधा पास कर देंगे। क्या बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो यहां पर मिलेगा NO2 का प्लस और यहां पर मिलेगा NO3 का माइनस। इसको नाइट्रेट आयन बोलेंगे, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम। यह है नाइट्रोसोनियम, यह है नाइट्रोनियम। तो इसका जो नाम होता है वो नाम होता है बेटा नाइट्रोनियम नाइट्रेट। नोट कर लें इसे, ये पूरी कंडीशंस है जो हमें डिस्कस करनी थी। अब इसके अंदर आपसे पूछते रहेगा इसके केटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एनायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो अपने को अगर इक्वेशन आती है तो अपन सॉल्व कर लेंगे, अगर इक्वेशन नहीं आती तो फिर बेबस। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चलो बेटा ना, ये क्वेश्चंस लिखने के बाद अब क्वेश्चन बोल देना, उसके ऊपर कैसे क्या फ्रेम हो सकते हैं। इनमें से एक बात ध्यान रखना, फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है वो आपको रटा हुआ होना चाहिए बेटा,
मैंने बोल दिया आपको पहले, बोर्ड्स में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और ये इन सारी इक्वेशन में से अगर कोई सी चीज सीधी सीधी एनसीईआरटी में अगर लिखी है तो पहली वाली इक्वेशन है, पहली वाली इक्वेशन एज इट इज एनसीईआरटी। बाकी सब तो एनसीईआरटी में ऐसे डायरेक्टली नहीं दे रखा इक्वेशन के फॉर्म में, बट वो पहली इक्वेशन एनसीईआरटी में डायरेक्टली दे रखा है, इसलिए वो कम से कम अपने को बिल्कुल याद ही होना चाहिए, ठीक है ना। वैसे मैंने पूरा मैकेनिज्म आपको बता दिया किस तरह से होता है। खैर क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री, determine the hybridization and geometry of determine the hybridization and geometry of cation in solid PCl5, determine the hybridization and geometry of cation in solid PCl5, ठीक है। ऑप्शंस बोल रहा हूं, पहला ऑप्शन लिखेंगे sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। दूसरा लिखेंगे sp3 टेट्राहेड्रल, sp3 टेट्राहेड्रल। अगला ऑप्शन लिखें sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल tbp, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल tbp। और लास्ट ऑप्शन लिखें sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। पहला ऑप्शन sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, अगला ऑप्शन sp3 टेट्राहेड्रल, अगला ऑप्शन sp3d tbp और अगला sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन sp3 टेट्राहेड्रल, क्योंकि केटायन के बारे में बात हुई और सॉलिड PCl5 दे रखा है। सॉलिड के बदले अगर यही क्वेश्चन होता कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5, तो आंसर कौन सा होता? थर्ड। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, determine the hybridization of cation and anion of IF5 respectively, IF5 respectively, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आप सॉल्व कर लें, डायरेक्ट आंसर लिख लें। भाई IF5 सॉलिड का केटायन कौन बनेगा? IF4 प्लस, और एनायन कौन बनेगा? IF6 माइनस। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको। पहले वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3d और दूसरे का sp3d3, बिल्कुल सही है। अच्छा, ज्योमेट्री पूछता अगर इन्हीं की, तो पहले वाले की ज्योमेट्री क्या बनती? sp3d में एक लोन पेयर है, उसमें 5 तैयार हुए, 4 ही हैं, क्या बनेगा? सीसॉ, वेरी गुड, सीसॉ। और दूसरे वाले में क्या बनेगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। sp3d3 में एक लोन पेयर आ रहा है वहां पर, तो डिस्टॉर्टेड या फिर कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। सीसॉ का दूसरा नाम फोल्डेड स्क्वायर, और ट्राशेप, और पाई शेप, और के शेप, और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी है, भूलना मत, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है ना। चले, ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और जो नेक्स्ट टॉपिक हमें समझना वो है बॉन्ड एंगल। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, बॉन्ड एंगल। चलिए ना, बॉन्ड एंगल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो बॉन्ड एंगल के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं यहां पर कुछ बातें लिख रहा हूं, ये आप अलग से मार्जिन में लिख लेना। बॉन्ड एंगल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, एंड बॉन्ड लेंथ अगर हम लोग आगे जाके जब पढ़ेंगे तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज पी कैरेक्टर। ये 2 पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। हमने हाइब्रिडाइजेशन में हर बार परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज पी कैरेक्टर ये सब निकाला है, और उसको देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और किसका बॉन्ड एंगल कम होगा, या किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा या कम होगा। अभी फिलहाल में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बॉन्ड एंगल का टॉपिक है, तो ये बॉन्ड लेंथ वाला फैक्टर अभी काम में नहीं आएगा, लेकिन ये पता होना चाहिए, एक साथ लिख लीजिए कम से कम। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। एक बात समझिए, हम लोगों ने जब ये चैप्टर स्टार्ट करा था
तो मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर में जो भी थ्योरी आप पढ़ोगे उसमें पहले ये चेक करना है कि वो थ्योरी डायटोमिक के लिए है या है पॉलीएटॉमिक। अच्छा, वीबीटी जो हमने पढ़ा किसके लिए पढ़ा था? डायटोमिक। फिर हमने क्या पढ़ा? हाइब्रिडाइजेशन। किसके लिए पढ़ा? पॉलीएटॉमिक। अब हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? बॉन्ड एंगल। अब मुझे बताइए बॉन्ड एंगल किसके लिए होगा? डायटोमिक के लिए, पॉलीएटॉमिक के लिए, या दोनों के लिए? किसके लिए होगा? सोच लीजिए आराम से। बॉन्ड एंगल किसके लिए निकाला जा सकता है? डाई के लिए, पॉली के लिए, या दोनों के लिए? दोनों के लिए। ये सिर्फ पॉली के लिए निकलेगा। ये सिर्फ मैथ्स में एंगल बनाते थे ऐसे, दो चीजों के बीच का कोई एंगल नहीं होता, दो चीजों के बीच सिर्फ लाइन होती है। इसको आप 180 डिग्री नहीं बोल सकते, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? एंगल होने के लिए 180 डिग्री होने के लिए ऐसा होना चाहिए। तो एंगल जब भी निकलेगा तो कितने एटम चाहिए होंगे? कम से कम 3, और कम से कम 3 है मतलब वो डायटोमिक कैसा होगा? पॉली। और पॉली एटॉमिक के लिए वीबीटी या हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब है जब भी बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आएगा सबसे पहला काम हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। बिना हाइब्रिडाइजेशन निकाले बॉन्ड एंगल चालू ही नहीं होगा। अब आगे सुने, दूसरी बात क्या, यहां पर मैंने बोला बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। सर ऐसा क्यों है? एस कैरेक्टर ज्यादा होने से बॉन्ड एंगल क्यों ज्यादा होता है? ध्यान सुनना बेटा, एस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल, ये होता है एस। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं इसमें एस को अभी मैं ऐसा बना देता हूं सर्कल, कितना एंगल है इसका पूरे का? 360। अब मान लो ये सेंट्रल एटम है, ठीक है? यहां पर एक साइड एटम लिया मैंने, ये ए मान लेता हूं, ये एक्स मान लेता हूं, ये एक्स मान लेता हूं, ठीक है? अभी मुझे बताइए मैंने इस स्फीयर का कितना पोर्शन कवर किया? 1/4, मतलब परसेंटेज बताओ कितना? 25%। और इस 25% में जो एंगल कवर हुआ वो कितना एंगल कवर हुआ? 90 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैंने यहां पर सेंट्रल एटम ए लिया वापस से, और मैंने एक्स और एक्स यहां रख दिया, मैंने बताइए कितना पोर्शन कवर किया इसका? 50%। एंगल कितने का आ रहा है? क्या एस कैरेक्टर बढ़ रहा है? इधर से इधर आने पर क्या एस कैरेक्टर बढ़ रहा है? हाँ बढ़ रहा है, 25 से 50 हो गया, बॉन्ड एंगल भी बढ़ गया। तो सर फिर ऐसा करें, दिमाग जो है सर ऐसा करें कि घूम फिर के वापस यहीं ले आए। सर 100% आ जाएगा। ई ना चॉल्वे, काहे ना चॉल्वे भी? क्यों नहीं चलेगा बताओ? हाइब्रिडाइजेशन में अकेला ही थोड़ी होगा, कोई एक तो होगा मिक्सिंग में। जब 100% इसी का कैरेक्टर आना था तो फिर तो वो प्योर ऑर्बिटल हो गया, वो हाइब्रिड तो बचा ही नहीं। हाइब्रिडाइजेशन में कम से कम sp, ज्यादा से ज्यादा sp3d3। तो अगर sp में आप याद करो, sp में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता था? मैक्सिमम 50। 50% से ज्यादा एस आ ही नहीं सकता। और इसीलिए जब एस का जैसे जैसे एस का परसेंटेज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। पर अब हम क्या बार बार ये एस कैरेक्टर निकालने बैठेंगे? क्या नहीं, इतना टाइम थोड़ी होगा कि हम वहां कैलकुलेट कर रहे हैं कि 25% एस कैरेक्टर की, 50% एस कैरेक्टर। हम तो सीधे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कि एच का वैल्यू 2 होता है, एच का वैल्यू 3 होता है, एच का वैल्यू 4 होता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो निकालना ही है मुझे। तो एच का वैल्यू 2 मतलब एसपी, एच का वैल्यू 3 मतलब sp2, 4 मतलब sp3। अब मुझे बताओ जैसे जैसे ये हाइब्रिडाइजेशन बढ़ता था बॉन्ड एंगल बढ़ता था कि कम होता था? कम होता था। तो आप सीधे क्या बोलेंगे? जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होगा। क्यों बॉन्ड एंगल कम होगा? क्योंकि एस का कैरेक्टर कम हो रहा है। यहाँ 50 था, यहाँ 33 था, यहाँ 25% था, ठीक है? तो हेडिंग डालेंगे बॉन्ड एंगल। ये दो बातें मैंने आपको बोल दी लिखने के लिए। अब इसमें पहले फैक्टर के ऊपर बात करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज परसेंटेज एस कैरेक्टर, या फिर उसे बोल सकते हैं बेटा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। मैंने जो आपको बोला ना कि हाइब्रिडाइजेशन निकालना ही है, उसको हम लोग क्या बोल दे रहे बेटा? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। एच की वैल्यू 2, 3, 4, 5 की बात करेंगे। ध्यान सुनना, बॉन्ड एंगल की बात करूं, ध्यान सुनिएगा। बॉन्ड एंगल और एस कैरेक्टर का रिलेशन कैसा है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हमने लिख लिया।
और जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। और इसीलिए ये आएगा इनवर्स ऐसा, H का वैल्यू बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल कम होने लगेगा। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं, एक BeF2 ले लिया मान लीजिए हमने, एक हमने ले लिया BF3 और एक हमने ले लिया बेटा CH4। ध्यान सुनते हैं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया इन तीनों के बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बनाना है, या इनमें से किसका मिनिमम बॉन्ड एंगल या किसका मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आया तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आपको सबसे पहले क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। अब अपन यहां बार बार वो मैं नहीं बोलूंगा हाफ B प्लस M माइनस C प्लस M, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। क्या इन सब में H का वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, और H बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। अच्छा, मैं अभी इसको S कैरेक्टर लिख भी दे, मैं ये रिलेशन आपको समझा रहा हूं अभी, है ना, कि कैसे सही हुआ। चलिए इसमें S कैरेक्टर भी निकालते हैं, परसेंटेज S कैरेक्टर भी निकालते हैं, और इनका बॉन्ड एंगल भी हमें पहले से पता है। बताइए इसके अंदर SP में S कैरेक्टर कितना होता है? 50, इसमें 33.3, और इसमें कितना होता है? 25%। अच्छा, BF2 SP हाइब्रिडाइजेशन, क्या इसका बॉन्ड एंगल आपको पता है कितना होता है? 180 डिग्री। इसका कितना होता है? 120 डिग्री। और इसका कितना होता है? 109.5 डिग्री। अच्छा मुझे बताओ, अब बॉन्ड एंगल का देखना रिलेशन S से, क्या जैसे जैसे S कैरेक्टर कम हो रहा है क्या बॉन्ड एंगल भी कम हो रहा है? हाँ, मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अब बॉन्ड एंगल को देखो H से, H बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, मतलब H और बॉन्ड एंगल कैसे होंगे? इनवर्स। तो यहां पर अगर ऑर्डर बनाना हो तो बताइए ऑर्डर कैसा बन जाएगा? सबसे ज्यादा BF2, उससे कम BF3 और उससे कम CH4। तो ये ऑर्डर आ जाएगा। ऐसे और भी क्वेश्चन है, कल देखेंगे, तो ये नोट कर लें, बाकी डिस्कशन कल करते हैं। ओके, राधे राधे बेटे।